हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू SRP स्टोरीज, जहां मैं आपके साथ हुए क्रीपी इंसिडेंट सुनाता हूं। सो अगर आपको भी अपनी स्टोरीज मुझे सबमिट करनी है देन देयर इज अ Gmail ID इन माय डिस्क्रिप्शन, जिसमें आप मुझे अपनी स्टोरीज भेज सकते हैं बाय फॉलोइंग दिस फॉर्मेट। जो लास्ट वीक था उसमें मुझे 1.5K स्टोरीज सबमिट हुई थी, 1500 स्टोरीज एक हफ्ते में। दैट इज सो क्रेजी, आई हैव नो वर्ड्स फॉर इट। इतने तो मेरी लास्ट वीक की वीडियो पे व्यूज भी नहीं, जितने मुझे स्टोरीज सबमिट हुई। दैट इज द रीजन व्हाई कि मैं सारी स्टोरीज नहीं पढ़ पा रहा हूँ कभी कभी। सो आई वांट अपोलोजाइज फॉर दैट थिंग। टू बी ऑनेस्ट, आई विल ट्राई टू गेट थ्रू ऑल ऑफ देम, बट अगर मैं आपकी स्टोरीज नहीं बोल पाता हूँ यहाँ पे देन या आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज फॉर दैट। बट विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट विद टुडेस वीडियो। हॉन्टेड हाउसेस। अगर कभी किसी आदमी की जान किसी घर के अंदर चली जाए तो उनकी आत्मा उस घर के अंदर कैद रहती है, और कई केसेस में ये आत्माएं उस ही घर के अंदर बहुत टाइम तक कैद रहती हैं, जब तक उस आत्मा की शांति के लिए पूजा ना रखी जाए। और तुम लोगों ने ऐसी कई कहानियां सुनी होगी जिसमें एक फैमिली नए घर में मूव होती है, उन्हें पता नहीं होता है कि इस घर के सीक्रेट्स क्या हैं। उन्हें वहाँ एक आत्मा के साथ जूझना पड़ता है और कैसे वो वहाँ ट्रैप हो जाते हैं। पर अगर एक पुराने घर की आत्मा तुम्हें हार्म करने के बजाय तुम्हें कुछ बताना चाहती हो तो, या फिर वो तुमसे कुछ मैसेज कन्वे कराना चाहते हो, पर फर्क सिर्फ इतना है कि तुम्हें वो मैसेज समझ नहीं आ रहा था। मेरा नाम प्रत्युष है और मैं अहमदाबाद में रहता हूँ। मेरे डैड ने जॉब की वजह से गांव से अहमदाबाद मूव करा, जहां हम लोगों ने एक नया घर लिया था। इस घर को अगर मैं डिस्क्राइब करूँ तो यहाँ 3 बेडरूम थे, 2 बाथरूम, 1 किचन और 1 हॉल था। फॉर अ मिडिल क्लास फैमिली दिस इज़ अ वेरी गुड हाउस। हम यहाँ 8th में मूव हुए थे और अभी भी यहीं रहते हैं। दिस इज़ अ वेरी प्रिटी हाउस, पर इस घर में एक डार्कनेस भी है जो कि हमारी पूरी फैमिली को यहाँ मूव होने के पहले दिन ही फील हो गई थी। जैसे कि मैंने बताया, हम लोग गाँव में रहते थे पहले, तो हम इन सारी चीज़ों में बहुत मानते हैं। पूजा, काला जादू, झाड़ फूक एंड ऑल। और मेरी मम्मी तो छोटी छोटी चीज़ों से डर भी जाती है। इसीलिए जब हमने यहाँ पहले दिन कदम रखा तो हमें कुछ अजीब सा फील हुआ। मेरे मम्मी पापा इस बारे में बात कर रहे थे आपस में, पर उन्होंने हमें नहीं बताया क्योंकि वो हमें डराना नहीं चाहते थे। बट आई विश दे टोल्ड अस कि यहाँ क्या हो रहा है। हमारे मूव इन होने के पहली रात जब हम अपने कमरे में गए तो कुछ सेटअप नहीं था। हमारे पास फर्नीचर नहीं था, पर पापा हमारे पुराने बेड के गद्दे यहाँ लेकर आए थे। तो मैं और मेरा भाई एक गद्दे पर मेरे रूम में सो गए और पापा मम्मी दूसरे रूम में। हम लोग पहले दिन ट्रैवल की वजह से काफी थक चुके थे, तो बेड पर लेटते ही मुझे सीधा नींद आ गई थी। पर रात में मैं सूसू करने के लिए उठा। मैं उठ के दरवाजे की तरफ जा रहा था, तभी अचानक मैंने देखा कि हमारे हॉल के सामने जो खिड़की थी वहां पर कोई खड़ा है। ये एक हमारी एज का बच्चा ही था, पर मुझे ये फिगर आउट नहीं हो रहा था कि क्या ये लड़का है या लड़की है। क्योंकि मैं आधी नींद में था तो मुझे लगा मेरा भाई ही है, तो मैं चिल्लाने लगा, अंकुर अंकुर तू खिड़की के पास क्या कर रहा है? पर उसने कुछ जवाब नहीं दिया। मैं हॉल की तरफ बढ़ा और मेरे भाई की चप्पल से मेरा पैर टकराया, जिसे देखने के लिए मैं नीचे झुका, और जब मैंने सर वापस ऊपर घुमाया तो खिड़की से वो बच्चा गायब हो चुका था। ऐसी चीज अगर मेरे साथ उठे हुए में होती तो मुझे डर लगता। उस समय न जाने क्यों मुझे कुछ फील नहीं हुआ और मैं किचन की तरफ गया, पहले पानी पीने और फिर वॉशरूम गया। जब मैं वापस अपने कमरे में जा रहा था तो दोबारा मेरे भाई की चप्पल पर मेरा पैर लगा, और तब मुझे रियलाइज हुआ कि अरे वहाँ खिड़की पर कौन था। मैं दोबारा से खिड़की की तरफ गया और देखने लगा कि यहाँ कोई है तो नहीं, कि तभी अचानक मेरे सर में जोर से दर्द हुआ, और पता नहीं कैसे मैं दीवार के थ्रू अपने पेरेंट्स के कमरे में देख पा रहा था। मुझे एक ब्लैक सा फिगर मेरे मॉम डैड के बगल में दिखा जो कि सो रहे थे, और ये फिगर जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था मुझे चप्पल घिसने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उस समय मेरे मॉम डैड के कमरे में सफ़ेद पर्दे लगे हुए थे और बाहर की स्ट्रीट लाइट से इस पर्दे में ग्लो आ रहा था, और ठीक इस ग्लो के पीछे ये ब्लैक सा फिगर था। मैं कुछ बोलना चाह रहा था, अपनी मॉम एंड डैड को उठाना चाह रहा था, पर मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। तभी अचानक इस ब्लैक फिगर ने लिटरली मेरी मम्मी को उठाया, जैसे आप एक बच्चे को उठाते हैं वैसे, और वो खिड़की की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। मेरी मॉम ने सोते हुए मेरे डैड का हाथ पकड़ा था, पर जब इस चीज़ ने मेरी मॉम को उठाया तो उनका हाथ मेरे डैड के हाथ से छूट गया। मुझे भागना था, मुझे चिल्लाना था, पर ऐसा नहीं हो पा रहा था। पता नहीं क्यों मैं वहाँ पर फ्रीज होके खड़ा था। जैसे जैसे ये ब्लैक सा फिगर खिड़की के पास जा रहा था
तो स्ट्रीट लाइट की वजह से मुझे दिखा कि ये एक छोटा लड़का है जिसके सर में काफी गहरी चोट लगी है। मैंने चिल्लाने के लिए अपने गले पर हाथ लगाया और अपने गले को थोड़ा सा दबाया, इस कोशिश में कि कुछ तो साउंड निकले मेरे मुंह से। और फाइनली मैं चिल्ला पाया, मम्मी। पर तब तक ये फिगर मेरी मम्मी को लेकर खिड़की से कूद चुका था। डर की वजह से मैंने आंखें बंद कर ली और जब मैंने आंखें खोली तो मैंने देखा कि मैं तो बेड पर ही लेटा हूँ। मेरा हाथ हवा में था और मेरा भाई मेरे बगल में सो रहा था। मुझे बहुत तेज पसीना आ रहा था एंड आई वॉज हफिंग। तो अपने आप को काउंट डाउन करने के लिए मैं किचन में गया पानी पीने। हॉल के थ्रू किचन में जाते समय मेरा पैर दोबारा से मेरे भाई के चप्पल पर लगा। मैंने दोबारा से सेम नीचे चप्पल की तरफ देखा, पर इस बार जब मैंने अपना सर ऊपर उठाया तो वो बच्चा हॉल के सामने खिड़की पर खड़ा था। आई थिंक माई माइंड वॉज प्लेइंग ट्रिक्स ऑन मी, पर मुझे ज़ॉम्बी लाइक आवाज आ रही थी इस लड़के से। एंड दिस टाइम आई कुड सी हिम क्लियरली। मैंने उससे पूछा, तू कौन है, क्या चाहता है, व्हाई डिड यू हर्ट माई मॉम? तो वो बस अपना मुंह खोल के वहां पे खड़ा था और अजीब सी आवाजें निकाल रहा था। आई वॉज स्कैर्ड टू डेथ। मेरी जिंदगी में ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। आई पिंच्ड माई सेल्फ टू सी कि क्या मैं अभी भी सो रहा हूँ, लेकिन नहीं, मुझे दर्द फील हुआ। मैंने अपना हाथ पीछे करा और पता नहीं किस अटेम्प्ट में फिंगर्स क्रॉस कर ली और मन में हनुमान चालीसा पढ़ने लगा था। आई वॉज रियली स्कैर्ड और लास्ट जरिया मुझे मेरी प्रोटेक्शन का भगवान ही लग रहे थे। मैं मन में हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते बहुत हिम्मत जुटा के खिड़की के पास जा रहा था। तो जैसे जैसे मैं अपना स्टेप आगे बढ़ाता, वो लड़का भी उसी स्पीड से, उसी स्टेप से पीछे पीछे जाता। मेरे दिमाग में मुझे ये रियलाइज हो गया था कि ये क्या कर रहा है। तो मैंने उसे रोकने के लिए उससे दोबारा पूछा, अच्छा तुम्हारा नाम क्या है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो हमारे घर में? तो उसने दोबारा से आंसर करने के लिए बस अपना मुंह खोला। What was that? I seriously could not understand that thing. क्या ये एक ज़ॉम्बी था या ये एक आत्मा थी? और जो भी था, ये सब कुछ मुझे पहले सपने में क्यों दिखा था? सेम जैसे चप्पल से मैं सपने में टकराया था, वैसा ही मैं असली जिंदगी में क्यों टकराया? अचानक से ये थॉट्स जब मेरे दिमाग में आ रहे थे तो मेरी आंखों के आगे झिलमिल झिलमिल सा होने लगा, ऐसे जैसे कि बहुत सारे सफेद सफेद डॉट्स मेरे आंखों के सामने भाग रहे हो कीड़ों की तरह। मैंने आंख मसली और जब आंख खोली तो वो लड़का बालकनी में खड़ा था ऊपर, और मेरे कुछ बोलने से पहले ही वो नीचे कूद गया। मैं डर के मारे जमीन में गिरा और ये आवाज सुनकर मेरे डैड वहाँ हॉल में आ गए थे। उन्होंने पहले तो मुझे मारा और कहा कि रात में यहाँ क्या कर रहा है, पर जब मैंने उन्हें सब कुछ समझाया तो वो भी थोड़ा सा हकपका गए। मैं थप्पड़ खाने की वजह से रो रहा था तो उन्होंने पहले तो मुझे चुप कराया, मेरे भाई को उठाकर अपने कमरे में ले गए और हम दोनों को वहां सुला दिया। अगली सुबह जब मैं उठा तो हमारी पड़ोस वाली आंटी ने हमें सब कुछ बताया कि कैसे हमारे घर में 2 बच्चों ने कूदकर अपनी जान दे दी थी। उनका बाप उन्हें बहुत मारता था और उनकी माँ को भी बहुत मारता था, और जब भी बच्चे रोते थे तो वो उनका मुंह हाथ से बंद कर देता था। रादर देन बीइंग स्कैर्ड कि मैंने पिछली रात एक भूत देखा था, मुझे इस फैमिली के लिए बहुत बुरा लगा। बट या दिस वॉज माई स्कैरिएस्ट एक्सपीरियंस टिल नाउ। ये जो नेक्स्ट स्टोरी है ये भूत वगैरह से रिलेटेड नहीं है, या फिर टू बी स्पेसिफिक ये किसी सुपर नेचुरल चीज से रिलेटेड नहीं है, पर मैंने इस स्टोरी को यहाँ इसलिए इंक्लूड करा है क्योंकि तुम्हारा इस स्टोरी को सुनना बहुत जरूरी है। इस स्टोरी में जगह का नाम छुपाने के लिए कहा गया था, विच आई अंडरस्टैंड, क्योंकि ये जो चीज है ये कहीं भी हो सकती है। तुमने सुना होगा कि छोटे छोटे बच्चों को अननोन लोगों से बातें करने के लिए मना करा जाता है। ऐसे लोगों से बात नहीं करनी चाहिए जिन्हें तुम जानते नहीं हो। किसी भी अनजान आदमी से कोई टॉफी या कोई चीज नहीं लेनी चाहिए। पर क्या तुम्हें पता है ऐसा क्यों कहा जाता है? तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें इतने बार ये सेम चीज क्यों बताते हैं? वेल, इस स्टोरी के बाद तुम्हें ये चीज पता चल जाएगी। मैं पहले ही ये कहना चाहती हूँ कि ये मेरी जिंदगी का सबसे बुरा एक्सपीरियंस था। मैं अभी 50 साल की हूँ और इतने सालों बाद भी मैं उस दिन को भुला नहीं पा रही हूँ। ये बात तब की है जब मैं 12 साल की थी। हमारे परिवार में 4 लोग थे, मेरा बड़ा भाई, मेरे पापा और मेरी माँ। तो मैं और मेरा भाई जो कि मुझसे 2 साल बड़ा है अक्सर साथ में खेला करते थे। कभी हम चोटी खेलते थे, कभी हम क्रिकेट खेलते थे, तो कभी हम बस ऐसे ही मिट्टी में भागने लग जाते थे। पर मेरा भाई हमेशा ये ध्यान रखता था कि हम घर के पास ही या फिर माँ बाप की नजरों के सामने ही खेल रहे हैं। ये बात 40-50 साल पहले की है। तो उस समय हमारे गली के काफी सारे बच्चे हमारे साथ खेला करते थे।
जिनमें से आधे लोगों को तो मैं जानती भी नहीं थी। पर उस समय दोस्ती ऐसे ही होती थी, कोई भी बच्चा आ जाता तो हम उसके साथ खेलने लग जाते बिना कोई क्वेश्चन करे। कोई खोट नहीं था हमारे मन में, तो हम कभी उल्टा सोचते भी नहीं थे। पर शायद मुझे और केयरफुल होना चाहिए था, क्योंकि तुम्हें नहीं पता होता है कि तुम्हारे सामने जो आदमी है, जो बच्चा है, आखिर वो आया कहाँ से है। तो एक दिन मैं और मेरा बड़ा भाई ऋषि अपने गली के बच्चों के साथ छुपन छुपाई खेल रहे थे, जिस खेल में सारे बच्चों को छुपना होता है और एक बच्चा बाकी बच्चों को ढूंढता है। तो उसमें डैन था, मेरा बड़ा भाई ऋषि। और सच बात बोलूं तो ऋषि बचपन से ही लोगों को ढूंढने में बहुत माहिर था। तो जब हम लोग ये तय कर ही रहे थे कि डैन कौन बनेगा, तभी अचानक एक बच्चा हमारे ग्रुप में आया। वो मेरे सामने खड़ी लड़की के पीछे छुप रहा था, और जब डैन बनने की बात आई तो उसने अपना हाथ ऊपर करा। वो ना कुछ बोला, ना कुछ कहा, और ना ही वो जमीन से ऊपर देख रहा था। पर मैं भी बच्ची थी, मैंने ज्यादा कुछ सोचा नहीं, और मैं बस ये प्रार्थना कर रही थी कि काश मैं डैन न बनूं। ओके, दिस इज श्रृंखल हियर, एंड आई थिंक व्हाट शी मीन बाय डैन इज कि कौन बाकी बच्चों को ढूंढेगा। नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द स्टोरी। तो जैसा कि मैंने कहा, ये चूज हुआ था कि ऋषि, मेरा बड़ा भाई, डैन बनेगा, और हम सब लोगों ने उसे 20 तक काउंट करने के लिए कहा। जैसे ही ऋषि ने काउंटिंग स्टार्ट करी, हम सब लोग तेजी से छुपने के लिए भागे। मैं पहले भाग के पेड़ के पीछे गई, तो मैंने देखा कि वो ही नया लड़का वहां पर बैठा हुआ है। मैंने दिमाग में सोचा कि अगर मैं इसके साथ बैठूंगी तो हम दोनों ही पकड़े जाएंगे, इसीलिए मैंने अपने घर की तरफ भागना शुरू करा। तभी मैंने देखा कि ये बच्चा भी मेरे साथ मेरे पीछे पीछे भाग रहा है। उस समय खेल के टेंशन में मैंने उसे कुछ कहा ही नहीं, तो वो भी मेरे साथ मेरे घर के पीछे आ गया, और हम दोनों थोड़ा देर के लिए मेरे घर के पीछे ही बैठकर छुप गए थे। अगर मैं अपना घर डिस्क्राइब करूं तो हमारे वहाँ एक स्तबल था। स्तबल वो जगह होती है जहाँ हम गाय वगैरह का घास फूस रखते थे। तो मैं और ये नया लड़का वहाँ बैठे हुए थे। तभी मैंने ऋषि की अचानक आवाज सुनी, छुप गए हो ना, मैं आ रहा हूँ। वो सुनते ही मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई थी। मैं ऋषि को देख नहीं पा रही थी, पर फिर भी मुझे ये पता था कि उस समय वो कहाँ पर है। ऋषि ने एक एक करके अपनी एक्सपर्टीज से सारे बच्चों को ढूंढना शुरू कर दिया था, और अब लास्ट में बस हम दोनों ही बचे थे, मैं और ये नया लड़का। जब ऋषि हमारे पास आ ही रहा था, तो अचानक से इस बच्चे ने मेरा सूट हिलाकर मेरा अटेंशन लिया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो उसने उंगली से इशारा कर कर पेड़ के पास जाने के लिए कहा, जो कि जंगल की तरफ था। मैंने भी डर के मारे और ऋषि से बचने के लिए उसकी बात मान ली, और उसका हाथ पकड़ के जंगल की तरफ वाले पेड़ पर चले गई। ऋषि बोलता रहा, राशि तुम कहाँ हो? मुझे पता है तुम मुझसे ज्यादा देर तक नहीं छुप सकती हो। और उसकी ये आवाज इतने दूर से सुनकर भी मुझे डर लग रहा था। मैं पेड़ के पीछे तो छुपी थी और घर से काफी दूर थी, पर मुझे ऐसा लगा कि ऋषि ने मुझे देख लिया है। ऋषि ने मुंह को कप करके इस पेड़ की तरफ चिल्लाकर कहा, राशि मैं तुम्हें देख सकता हूँ, चलो बाहर आ जाओ। तभी अचानक इस बच्चे ने पहली बार आवाज निकाली और मुझसे कहा कि मेरे साथ चलो, मुझे एक छुपने की जगह पता है। उसकी आवाज में काफी डर था, वो रो भी रहा था, और सच बोलूं तो उसकी नाक भी बह रही थी। और जब उसने मुझसे ये कहा तो मैंने नोटिस करा उसके सर में काफी गहरी चोट लगी थी, जो कि नई थी, और खून सूखने की वजह से वहां पर बाल भी नहीं थे। पर उसने मेरा हाथ जल्दी से खींचा और मुझे अंदर जंगल की तरफ ले जाने लगा। मैं भी ऋषि से बचने के लिए उसके पीछे चली गई, पर भागते 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 अब हमें कहीं मिनट हो गए थे। मैंने इस बच्चे का हाथ झट से छोड़ा और पीछे देखा तो मुझे ऋषि वहां नजर नहीं आ रहा था। मैंने जोर से कहा, अब मैं ऋषि से बच गई हूँ, इस बार तो मैं ही जीतूंगी। तो इस बच्चे ने मेरा हाथ पकड़ के मुस्कुराना शुरू करा और धीरे धीरे मेरा हाथ पकड़ के ये जंगल के और अंदर चलने लगा। मैं इस एरिया में कभी नहीं आई थी, तो मैं जंगल में पेड़ की तरफ इधर उधर देख रही थी और मैंने ये नोटिस नहीं करा कि मैं आगे चल रही हूँ। तभी अचानक मैंने 2 सीटियों की आवाज सुनी, और सिर्फ इस सीटी से ही मुझे बहुत डर लगना शुरू हो गया था। कुछ हफ्ते पहले से ही हमारे गाँव में काफी बच्चे गायब हो रहे थे, और ये कहा जा रहा था कि बच्चों को अगवा करके कोई बड़ा आदमी उनके हाथ पैर काट देता है, उनकी आंखें निकाल देता है और उनसे सड़क में, सिटी में भीख मंगवाता है। तो उतनी छोटी उम्र में भी मुझे पता था कि ये सब कुछ मुझे डराने के लिए कहा जा रहा है और कहानी एग्जैजरेट करी जा रही है। पर इसके बावजूद भी मुझे उस कहानी से डर लग गया था। और मेरे पापा ने मुझसे ये भी कहा था
कि जो भी ये आदमी है जो बच्चों को अगवा करता है वो आने से पहले 2 बार सीटी मारता है। तो इसीलिए जब मैंने जंगल में 2 सीटियां सुनी मैं डर गई थी और मैं वापस भागने की कोशिश करी, पर इस बच्चे ने मेरा हाथ कस के पकड़ा और जमीन में मेरा हाथ पकड़ के लेट गया। मैं उससे बड़ी तो थी पर मुझ में इतनी ताकत नहीं थी कि मैं एक बच्चे को घसीट पाऊं। तो मैंने उससे कहा, छोड़ो मेरा हाथ, मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे डर लग रहा है। तो वो बच्चा रोने लगा। अचानक से किसी को रोता देखकर मेरा मन भागने से हटकर उसकी तरफ लग गया। उसने मुझसे कहा, दीदी आप यहाँ से मत जाओ, मुझे बहुत मार पड़ेगी। तो मैंने उसके आंसू पोंछने की कोशिश करी और मैंने उससे कहा, क्या हुआ है, कौन तुम्हें मारेगा, मुझे बताओ, मैं अपने पापा को बताऊंगी, वो ना फैक्ट्री में काम करते हैं, वो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तो उसने मुझे बताया कि वो इस जगह का नहीं है, ये बच्चा ईटानगर से आया था और इस आदमी ने जिसने सीटी मारी थी उसने उसे उसके घर से ही अगवा करा था। फिर उसने इस बच्चे को मारा और हमारे गांव लेकर आ गया ताकि वो उस बच्चे की हेल्प से और बच्चों को अगवा कर सके। इससे पहले भी इस छोटे बच्चे ने एक लड़की को अगवा करने में इस आदमी की मदद करी थी और जब भी वो इस आदमी की हेल्प करने से मना करता तो वो उसे मारता। तब मुझे सब कुछ समझ आने लगा। उसके सर पे जो चोट थी, उसकी आवाज में जो डर था, उसके आंखों में जो आंसू थे, सब कुछ मुझे क्लियरली दिख रहा था। मैंने उस बच्चे का हाथ पकड़ा, उसे खड़ा करा और अपने घर की तरफ भागने लगी। मैं भागी रही थी कि मुझे अचानक पीछे से एक आवाज आई, ए, कहाँ जा रहा है? मैंने बिना पीछे देखे तेजी से घर की तरफ भागना शुरू करा और अब ये बच्चा और भी रोने लगा था। मुझे नहीं पता कि क्या ये डर था मेरे अंदर, इस बच्चे की रोने की आवाज थी या फिर इतनी मोटी एक आदमी की आवाज, पर इन तीनों के कॉम्बिनेशन से मेरे अंदर का डर बहुत बढ़ गया था, जिसकी वजह से मैं बहुत तेज भाग पाई। करीब 20 सेकंड भागने के बाद मुझे हमारे पीछे से एक पत्थर फेंकने की आवाज आई जो कि ऑलमोस्ट मेरे शोल्डर को हिट करते हुए मुझसे आगे चले गया था। मैंने भी पीछे नहीं देखा और तेज भागने लगी और सच बोलूं तो अब मैं रो रही थी। तभी करीब 20 सेकंड बाद मैंने ऋषि को आगे से आते हुए देखा। वो चिल्लाता रहा, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है। पर मैं भागते भागते रोते हुए ऋषि के गले मिल गई थी। ऋषि मुझे चुप कराने लगा और अब पीछे से जो आवाज आ रही थी वो बंद हो गई थी। तो मैंने रोते रोते सब कुछ ऋषि को सच बता दिया और जो छोटा बच्चा मेरे साथ था वो भी ऋषि को पकड़ के रोने लगा था। ऋषि मुझसे बड़ा तो था पर इतना बड़ा नहीं था कि वो इस सिचुएशन को हैंडल कर पाए। तो उसने हमें पकड़ा और हमें घर की तरफ ले जाने लगा। मैं घर के बाहर पे बैठकर रो रही थी और ऋषि अंदर गया पापा को बुलाने। जैसे ही पापा बाहर आए तब तक मैंने नोटिस करा कि ये बच्चा गायब हो चुका था। मैंने पापा को सब कुछ सच सच बता दिया और उन्होंने मुझे मारा भी। पर उसके बाद हम पुलिस स्टेशन गए और हमने सब कुछ उन्हें भी बता दिया। उसके बाद से क्या हुआ उस बच्चे का, उस चोर का या फिर उस आदमी का, मुझे नहीं पता। पर इतनी छोटी उम्र में जो ये ट्रॉमा मुझे मिला था उसे मैं आज तक शेक नहीं कर पा रही हूँ। Well, thank you so much for watching another creepy upload with me, guys. Again, अगर आपको भी अपनी stories मुझे submit करनी है, then please use that Gmail link in the description. Well, I hope you guys are happy. Please take care of yourselves, and I will see you very, very soon.